नमस्कार। हिंदी एसेज में आज हम जिस टॉपिक से शुरुआत करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है महिला सशक्तिकरण, उसकी दशा और उसकी दिशा। यानी कि महिला सशक्तिकरण के विषय में क्या क्या उपलब्धियां हुई हैं अब तक और इनके आगे क्या क्या चुनौतियां हैं, आज हम इस विषय पर बात करने जा रहे हैं। मनुस्मृति का एक चिर परिचित श्लोक है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। यत्र नार्यस्तु यानी जहाँ पर कि नारी की पूज्यते यानी कि पूजा की जाती है, रमन्ते तत्र देवता अर्थात उस जगह पर देवताओं का निवास होता है। ये बात इस बात की ओर संकेत देती है कि प्राचीन काल भारतीय महिलाओं के लिए स्वर्णिम काल था। ये श्लोक लिया गया है मनुस्मृति से। उस समय पुरुष प्रधान व्यवस्था होने के बावजूद महिलाओं का समाज में उच्च स्थान था, उन्हें उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त थी, उन्हें आगे बढ़ने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता भी थी। अपने आध्यात्मिक ज्ञान से और अपनी प्रतिभा से वे समाज को ये बताने में सक्षम हुई कि पुरुषों से वे किसी भी स्तर पर कम नहीं हैं। लेकिन आगे चल के हम देखेंगे कि मध्यकाल में ये स्थिति इतनी सुखद नहीं थी। स्वतंत्रता के बाद सरकारों, महिलाओं, संगठनों, महिला आयोग आदि के प्रयासों से महिलाओं के लिए विकास के द्वार खुले। उनमें शिक्षा का प्रसार हुआ और शिक्षा के प्रसार के साथ ही उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हो गई। आज महिलाएं राजनीति, समाज सुधार, शिक्षा, पत्रकारिता, साहित्य, उद्योग, विज्ञान आदि विभिन्न क्षेत्रों में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। एक और हम ये देखते हैं कि ये परिदृश्य बहुत उत्साहजनक है, लेकिन दूसरी ओर क्योंकि हम सभी जानते हैं कि किसी भी तस्वीर के दो पहलू होते हैं, एक पहलू कभी नहीं होता। तस्वीर का फ्रंट पार्ट है तो बैक पार्ट भी होगा, यानी सामने की ओर भी कोई स्थिति है और पीछे की ओर भी स्थिति है। और जो पीछे की ओर की स्थिति है वो ये है कि आज भी लाखों करोड़ों महिलाएं ऐसी हैं जो गरीबी, शोषण और उत्पीड़न का शिकार हो रही हैं। देश में लाखों परिवार ऐसे हैं जो कि गरीबी में जी रहे हैं और गरीबी की जो सर्वाधिक मार होती है वो इन महिलाओं को झेलनी पड़ती है जो कि उन गरीब परिवारों की महिलाएं होती हैं, क्योंकि उस स्थिति में उन्हें घरों से बाहर जाना पड़ता है और अगर उनका शोषण होता है तो वो उसका विरोध भी नहीं कर पाती। उनका शोषण बराबर जारी रखा जाता है। उनकी गरीबी के कारण वो अपने शोषण के विरुद्ध आवाज़ भी नहीं उठा सकती। वे पुरुषों के समान कार्य करती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वे मजदूरी उतनी नहीं पाती हैं। हम सभी ये जानते हैं कि एक स्त्री वो है जिसने कि पुरुष को घर बना के रहने की प्रेरणा दी। एक घर बनता है, एक मकान घर बनता है एक स्त्री की वजह से। जहाँ महिला है वही घर का निर्माण करती है, ईंट पत्थरों के घर का नहीं, घर में प्राणों का वास जो होता है वो महिला से होता है। अन्यथा घर क्या होता है, मकान ईंट पत्थरों से बना, वो घर बन जाता है एक महिला से। एक स्त्री का इतना बड़ा सहयोग होता है, लेकिन उसी घर में स्त्री को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक बहुत से रूपों में घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है। और उसका परिणाम क्या है कि स्त्री का अस्तित्व यदि उसके परिवार में कमज़ोर है तो परिवार के बाहर भी कमज़ोर ही होगा। हम ये देखते हैं कि यदि कोई महिला घरेलू हिंसा से पीड़ित है तो जो घरेलू हिंसा पीड़िता महिला है उसके बच्चों पर भी गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। बहुत सामान्य सी बात है कि जब हम ये देखेंगे कि छोटे से बच्चे जो अपनी माँ को बहुत ही
कष्टों में जीवन यापन करते देखते हैं, जो कि घरेलू हिंसा का शिकार हुई है, और वो जिस भी प्रकार के अमानवीय व्यवहार को अपनी माँ के साथ होते हुए देखते हैं, उसका उन बच्चों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ जाता है, क्योंकि वो उस वक्त असहाय हैं, वो उनकी मदद तो नहीं कर पाते, लेकिन उनका समाज के प्रति जो रवैया होता है, समाज के प्रति जो सोच होती है, वो बिल्कुल विपरीत बन जाती है। अच्छा सोच पाने की क्षमता ख़त्म कर देता है वो बच्चा, अपने अंदर से ख़त्म हो ही जाती है उसके भीतर से, और वो क्या कहाँ चला जाता है? असामाजिकता की तरफ। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं, जो घरेलू हिंसा पीड़िता के बच्चे होते हैं, वो असामाजिकता की ओर बहुत आसानी से उन्मुख हो जाते हैं, क्योंकि जो परिवेश होता है उन पर अपना असर छोड़े बिना नहीं रहता। एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 50% महिलाओं द्वारा वैवाहिक जीवन में किसी न किसी प्रकार की हिंसा की बात को स्वीकार किया गया। ये ज़रूर है कि ऐसे मामले जो होते हैं वो कानूनी एजेंसियों तक कम ही पहुंच पाते हैं, क्योंकि बेसिकली इन चीज़ों को क्या कह दिया जाता है कि पति पत्नी के बीच की तकरार है और ये उनके निजी मामले हैं। तो बहुत कम मामले ऐसे होते हैं जो कानून तक पहुंचते हैं, और अन्यथा इन्हें तकरार और निजी मामला मान के बाहर ही नहीं लाया जाता। अब बात करते हैं हम एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई, जिसके अनुसार भारत में 40% विवाहित महिलाओं को महज इसी कारण से प्रताड़ित किया जाता है कि उनका जो बनाया हुआ भोजन है वो पसंद नहीं आया, या फिर उनके किए हुए काम पसंद नहीं आए, और फिर इस परिवेश का महिलाओं की सोच में इतना ज़्यादा असर हो जाता है कि वो खुद ही इस बात का, इस हिंसा का समर्थन करने लगती हैं। वो कहती हैं हाँ सही है, मैं ही गलत हूँ। ये अस्तित्व बना देती हैं वो अपना, लेकिन अंदर इन यातनाओं का असर उन पे हो रहा होता है, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से। समाज में सर्वाधिक उत्पीड़न अगर हम देखें तो विधवाओं का भी हो रहा है। युवा विधवाएं जो होती हैं उन्हें बहुत से प्रतिबंधों में जीना पड़ता है, और अगर कोई परिस्थिति ऐसी है जिसमें कि वो कामकाजी महिला है, जो ज़्यादातर ऐसी परिस्थिति होती ही है, क्योंकि अगर कोई महिला है उसे अपने बच्चे को संभालना है और पति के अभाव में उसे संभालना है, तो इसका मतलब उसे काम करने बाहर निकलना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में युवा विधवाओं को उनके चरित्र पर कीचड़ उछालकर ताने देने में भी लोगों को ज़रा भी संकोच नहीं होता। विधवा महिलाओं में बेसहारा महिलाओं को यदि जीविकोपार्जन के साधन नहीं मिलते हैं तो वे कई बार अनैतिक कार्य करने के लिए भी विवश हो जाती हैं। जो ऐसा नहीं कर पाती हैं वे परेशान होकर आत्महत्या का रास्ता अपना लेती हैं। इन विषयों को, इन बातों को जिनको हम आज जान रहे हैं, महिला सशक्तिकरण के इस ऐसे के ज़रिए, बहुत झकझोर देने वाली बातें हैं ये। समाज में अगर एक सामाजिक स्थिति ऐसी है जिसमें महिलाओं का इतना शोषण हो रहा है, और शोषण का परिणाम कुछ भी है, या तो अनैतिक रास्ते पे चले जाना है और या फिर आत्महत्या का रास्ता है, दोनों ही सामान्य जीवन से बिल्कुल हटके हैं। ये वो जीवन है जिसे हम जीवन नहीं कह सकते। तो हम सबको प्रयास करने चाहिए कि हम अपने स्तर पर जो कुछ भी समाज की ऐसी चीज़ें हैं उनमें जो भी बदलाव ला सकें, उस बात का हमें प्रयास करना चाहिए। हमारी शिक्षा का सबसे बड़ा प्रयोजन वहीं सिद्ध हो जाता है। बाकी हम कुछ भी करते हैं वो एक अलग स्थिति है, लेकिन जो हमें अपनी शिक्षा का मूल उद्देश्य जो हमें प्राप्त करना है वो यही है, समाज में परिवर्तन लाना, अन्यथा हमारी शिक्षा का कोई भी उपयोग नहीं है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अब अपने टॉपिक पर ही। महिलाओं से छेड़छाड़, बलात्कार, कार्यालयों में जो कार्यरत महिलाएं हैं उनके साथ यौन उत्पीड़न की घटनाएं, ये सब लगातार हो रही हैं।
उच्चतम न्यायालय ने यौन उत्पीड़न को गंभीरता से लिया और कुछ समय पहले सरकार को निर्देश दिए कि वे सरकारी और निजी क्षेत्रों में महिला यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए उचित कानून बनाएं। सरकार ने महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने के लिए कानून बनाने के अतिरिक्त महिला सशक्तिकरण के आंदोलन को सुदृढ़ करने के लिए संवैधानिक सुरक्षा के साथ साथ एक कारगर संस्थागत ढांचा भी तैयार किया। महिलाओं और बच्चों के विकास को आवश्यक गति प्रदान करने के लिए सन 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग का गठन किया गया। ये जो विभाग था वो नोडल संगठन के रूप में अपनी भूमिका के अंतर्गत योजनाएं, नीतियां और कार्यक्रम तैयार कर रहे सरकारी संगठनों के प्रयासों में समन्वय स्थापित करता है। कुल मिला के इस संगठन का कार्य महिला और बालकों के विकास के लिए विभाग का गठन करना था और इनसे संबंधित जितनी भी नीतियां और कार्यक्रम और योजनाएं थी उन सब में वो समन्वय स्थापित करके उनका क्रियान्वयन कराते थे। 1992 में स्थापित राष्ट्रीय महिला आयोग को आवंटित कार्य और उनकी जिम्मेदारियां बहुत व्यापक हैं। किसे सौंपे गए हैं ये कार्य? राष्ट्रीय महिला आयोग को। महिलाओं की जो अधिकार हैं उनकी रक्षा से संबंधित जो भी पहलू हैं, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा से संबंधित पहलुओं के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो ये जितने भी पहलू हैं और जो सशक्तिकरण प्रक्रिया है उसे बढ़ावा देने के लिए सभी प्रयासों को इसके दायरे में लाया गया है। किसके दायरे में? राष्ट्रीय महिला आयोग के दायरे में। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1992 में। तो इसके कार्य और जिम्मेदारियां बहुत ही व्यापक हैं। आयोग के कुछ कार्यों के बारे में बात करते हैं हम। आयोग कानून जो है वो कानूनों की समीक्षा करता है। महिला अधिकारों के उल्लंघन और कार्यस्थल पर यौन शोषण जैसी व्यक्तिगत शिकायतों की वो जांच करता है। इसके अलावा महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए सक्षम अधिकारियों को उपयुक्त कदम उठाने के बारे में भी वो सुझाव देता है। आयोग के कार्य जैसे कि हमने पढ़ा कि बहुत ही वृहद हैं, विस्तृत हैं। तो ये जो आयोग है वो महिलाओं को शीघ्र न्याय उपलब्ध कराने के काम को बहुत महत्व देता है और इसी प्रयोजन से वो क्या काम करता है? पारिवारिक झगड़ों में परामर्श के लिए महिला अदालतों का आयोजन भी करता है अलग से, ताकि उन महिलाओं की जो भी समस्या है उन्हें सुन करके उन्हें शीघ्र न्याय दिलवाया जा सके। ये जो महिला आयोग है वो देश में समाज कल्याण संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देता है। महिलाओं, बच्चों और विकलांगों के कल्याण कार्यक्रमों को स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से लागू कराने के लिए 1953 में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का गठन किया गया। अभी हमने पढ़ा कि सन 1953 में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का गठन किया गया था और इसका जो गठन किया गया था, क्यों किया गया था? वो देश में समाज कल्याण से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं उनको बढ़ावा देने के लिए महिलाओं, बच्चों और विकलांगों के कल्याण कार्यक्रमों को स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से लागू कराने के लिए ये उद्देश्य थे इस समाज कल्याण बोर्ड के गठन के। ये जो समाज कल्याण बोर्ड है ये भारत का पहला संगठन है जो कि महिलाओं और बच्चों के विकास कार्यक्रमों को लागू करने में जन सहयोग प्राप्त करने के लिए गैर सरकारी संगठनों की भी मदद ले रहा है। इसके अलावा उन महिलाओं के लिए
जो विभिन्न कारणों से अपने परिवारों के पास नहीं जाना चाहती। अलग अलग कारण हैं। कुछ महिलाएं ऐसी भी हम देखेंगे जो किसी भी परिस्थिति में अपने परिवारों के पास वापस नहीं जाना चाहती हैं। माता पिता के घर वापस नहीं जाना चाहती हैं, अपने ससुराल वापस नहीं जाना चाहती हैं। ऐसी महिलाओं के लिए अलग से समग्र और एकीकृत सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सन 2001-2002 में महिला अधिकारिता कार्यक्रम शुरू किया गया। इस योजना के तहत व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे कि वे महिलाएं क्या होंगी, आत्मनिर्भर हो जाएंगी। और यदि वे चाहती हैं कि वे अपने परिवारों के पास वापस ना जाएं, तो वो अपना जीवन यापन कर सकती हैं या अपने बच्चों का भी जीवन यापन अपने साथ साथ कर सकती हैं। इसीलिए उनके लिए क्या कार्यक्रम शुरू किया गया, व्यवहारिक प्रशिक्षण का प्रावधान शुरू किया गया है सन 2001-2002 में। महिलाओं के विकास और उनके सशक्तिकरण के लिए स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से स्वयं सिद्ध नाम की एक संबंधित परियोजना चलाई जा रही है। इसके अलावा गरीब महिलाओं को हस्तशिल्प जैसी गतिविधियों के संचालन के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए ऋण सहायता दी जाती है गरीब महिलाओं को जो कि हस्तशिल्प में पारंगत हों या फिर वो सीख कर करती हैं। 1993 में इसका गठन किया गया राष्ट्रीय महिला कोष का, जिसका काम क्या था, ऐसी महिलाओं को जो कि गरीब हैं और हस्तशिल्प का कार्य करना चाहती हैं, उसके लिए वो ऋण उपलब्ध कराते हैं। गरीब महिलाओं को रोजगार के परंपरागत जो क्षेत्र हैं, जैसे कृषि है, पशुपालन है, डेयरी, मछली पालन, हस्तशिल्प, इनमें जानकारी देना, उन्हें नवीन कौशल उपलब्ध कराना, यानी नई नई जो टेक्निक्स हो गई हैं उनसे परिचित करवाना। इस प्रयास के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया जिसका नाम था STEP। ये जो कार्यक्रम था ये उन सरकारी संगठनों, राज्यों, निगमों, सहकारी संस्थाओं, संघों और स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से ही किया जा रहा था जो कि इस क्षेत्र में लगे हैं। महिला विकास और सशक्तिकरण के लिए जो स्वयं सहायता समूह हैं, उन्हीं का एक प्रयास है ये STEP कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत इन महिलाओं को जो भी परंपरागत क्षेत्र हैं उनके लिए उन्हें नवीन जानकारी दी जाती है, इन्हें ट्रेंड किया जाता है, आज की टेक्निक से उन्हें परिचित करवाया जाता है। इन सब कार्यक्रमों के अलावा अब तक की हर पंचवर्षीय योजना में महिलाओं के विकास को भी विशेष महत्व दिया गया है। इन योजनाओं में संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित कराना भी शामिल था। महिला सशक्तिकरण और विकास के लिए निस्संदेह सरकार ने बहुत सी योजनाएं चलाईं और कई तरह के प्रयास भी किए, लेकिन बावजूद इसके अभी भी विचारों और संस्कारों में उन्हें यथेष्ट समकक्षता प्राप्त होने में देर है। अब क्यों है देर? हमने अभी अभी इतनी सारी योजनाएं देखी, सरकार हमारी सजग है, महिलाओं की तरफ और उनके उन बच्चों की तरफ वो देख रही है, और महिला और बाल विकास कार्यक्रम कई तरह की से आयोजित किए जा रहे हैं, सरकारी प्रयास भी हो रहे हैं और जो स्वयंसेवी संगठन हैं वो भी अपने लेवल पर प्रयास कर रहे हैं। फिर जो इसकी उद्देश्य प्राप्ति है उसे प्राप्त करने में अभी देर क्यों है? इसका प्रमुख कारण है कि एक लंबे अरसे से महिलाएं जिन्हें की उपेक्षा झेलनी पड़ रही है, उसकी वजह से वे खुद ही इतनी भीतर दब चुकी हैं कि उन्हें निकालने में समय लगेगा, उन्हें ये समझाने में समय लगेगा कि वो इस हिंसा की अधिकारिणी नहीं है कि उनके साथ कोई हिंसा करे और ये सही है। वो तो स्वीकार कर चुकी हैं अपने साथ हिंसा को। ऐसी मनोवृत्ति बन चुकी है उन महिलाओं की। इस मनोवृत्ति को बदलने के लिए समय लगेगा, क्योंकि उन्होंने दबा दिया है खुद को अपने ही भीतर। उन्हें वहाँ से निकालने के लिए समय लगेगा। अब इस स्थिति से उबरने का उपाय क्या है?
कि स्त्री को कुछ विशेष सुविधाएं दी जाएं, जिससे सत्ता प्रतिष्ठानों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। यानी उच्च पदों पर महिलाओं के कुछ जो सीटें हैं उन्हें आरक्षित किया जाए, उनकी भागीदारी जिससे कि सुनिश्चित हो सके। इस दिशा में जो सबसे पहला प्रयास किया गया था वो किया गया था पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा। संविधान में संशोधन करके पंचायती राज विधेयक में स्त्रियों के लिए 30% आरक्षण का प्रावधान किया गया। हालांकि ये जो विधेयक है ये कई वर्षों के बाद कुछ संशोधनों के साथ पारित हुआ था और ज़रूरी ये है इस प्रक्रिया की पूरी सार्थकता के लिए कि स्त्रियों की जो मानसिक स्थिति है वहाँ से उन्हें बाहर निकालने के संबंध में प्रयास किया जाना चाहिए। एक बहुत पुरजोर प्रयास किया जाना चाहिए कि स्त्रियां अपनी इस पराधीनता की स्वीकार की हुई मनोवृत्ति से बाहर आ सकें। हम सब ये जानते हैं कि संविधान में और कानून में नारी को बराबरी का दर्जा दिया गया है। फिर भी नारी को अपनी मुक्ति और राजनीति और समाज में उचित स्थान पाने के लिए संघर्ष ही करते रहना है। संघर्ष करते रहना है उसे जब तक कि वो इस पुरुष प्रधान समाज को ये एहसास नहीं करा देती कि वो खुद भी हाड़ मांस से युक्त एक बुद्धिमान प्राणी है। केवल शारीरिक संरचना में कुछ प्राकृतिक अंतरों की वजह से उनकी कार्य क्षमता में या उनकी बौद्धिक क्षमता पर कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए। वो हर क्षेत्र में पुरुष की बराबरी करने के लिए सक्षम है। स्त्रियों ने हर क्षेत्र में अपनी सक्षम और सफल उपस्थिति दर्ज कराते हुए इस चिरकालिक अवधारणा को खंड खंड करने की कोशिश ज़रूर की है, लेकिन फिर भी अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। स्त्री मुक्ति आंदोलन के दौरान विकसित देशों की जागरूक महिलाओं को पुरुष प्रधान समाज की इस भावना के कारण खासी ही कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि स्त्रियां जो होती हैं वो स्वभाव से कमज़ोर होती हैं, भयभीत हो जाने वाली होती हैं। तो इससे क्या होता है, विकसित देशों में हम देखते हैं कि स्त्रियां जो हैं वो जागरूक हैं, स्त्री मुक्ति आंदोलन भी चल रहे हैं, लेकिन उच्च पदों पर स्त्रियों की संख्या हम देखते हैं कि पुरुषों की अपेक्षाकृत कम ही हैं। आज़ादी के बाद भारतीय महिलाओं ने अपने विकास में बहुत प्रगति की है और भारतीय समाज के निर्माण में अपनी महती भूमिका अदा की है। इसके बावजूद पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता और स्त्री की पूर्व में दलितों जैसी स्थिति ने अभी भी दयनीय स्थिति को बरकरार रखे हुए हैं। विकास की वर्तमान अवस्था भी ऐसी है जिसमें लड़कियों के लालन पोषण में भेदभाव बरता जाता है। मतलब ये कि घर में अगर लड़का है और लड़की है तो दोनों के साथ पालन पोषण में भिन्नता रखी जाती है। लड़का है तो उसे अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, माता पिता के द्वारा ज़्यादा लाभ दिए जाते हैं, और लड़की है तो उसे अलग तरह से रखा जाता है। ये भेदभाव वाली प्रवृत्ति आज भी चल रही है। कठोर कानून हैं, उनके बावजूद भी आधुनिक उपकरणों की सहायता से जो गर्भस्थ शिशु होता है उसके लिंग की पहचान कर ली जाती है और कन्या भ्रूण हत्याएं भी की जा रही हैं। आगे चल के फिर दहेज रूपी जो दानव है वो तो हर रोज़ न जाने कितनी महिलाओं को अपना शिकार बना रहा है। इस तरह की जो कुछ बातें हैं वो ना सिर्फ महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में जो प्रयास चल रहे हैं उनको कमज़ोर कर रही हैं, बल्कि राष्ट्र के भविष्य निर्माण की प्रक्रिया में भी बाधा उत्पन्न कर रही हैं। यदि हम महिला सशक्तिकरण के बारे में, उसके अर्थ के बारे में समझना चाहें तो ये है, सशक्तिकरण मीन्स
कि जो सत्ता प्रतिष्ठान है यानी जो उच्च पद हैं उन पर महिलाओं की साझेदारी होनी चाहिए। उच्च पदों पर या सत्ता प्रतिष्ठानों में महिलाओं की जो साझेदारी है उससे महिला सशक्तिकरण हो पाना संभव है। लेकिन ये दुख की बात है कि ऐसी स्थिति अभी आई नहीं है। इस समय महिलाओं को सत्ता प्रतिष्ठानों में पुरुषों की अपेक्षाकृत बहुत कम उच्च पद अभी प्राप्त हैं, यानी ये यात्रा अभी लंबी है। और ये भी देखा जाना है कि यदि महिलाओं को इन उच्च पदों के लिए आरक्षित पद भी दिए जाते हैं, आरक्षित स्थान दिए जाते हैं, तो इस स्थिति में भी ये बात उनके उत्कर्ष के लिए कितनी सहायक हो पाएगी। यदि हम बात करें आरक्षण के बारे में कि अगर महिलाओं को उच्च पदों पर आरक्षित स्थान दे दिया गया, कुछ परसेंटेज महिला कोटा के लिए अलग कर दिया गया, तो क्या इससे महिला सशक्तिकरण हो सकता है? महिलाओं का उत्कर्ष उत्थान हो सकता है? क्या लगता है आप सभी को? क्या ये एक हल है? क्या आरक्षण दे दिया जाए? हम सब जानते हैं, सर्वविदित है कि आरक्षण से लाभार्थियों को सामुदायिक विकास मिलता है। लेकिन उनके दायरे में भी क्या होता है, कुछ समृद्धि के टापू तैयार हो जाते हैं और ये जो संपन्न लोग होते हैं अपने ही समुदाय से कटे हुए हो जाते हैं। आरक्षण के माध्यम से सशक्तिकरण की जो अवधारणा है वो ऊपर से आकर्षक लगती है, लेकिन अभी तक के जो अनुभव हैं वो हमें यही बताते हैं कि आरक्षण प्राप्त जो समुदाय हैं उनमें वास्तविक सुख जो है वो कुछ एक को ही मिल पाता है, बाकी लोग मनोवैज्ञानिक सुख का ही आनंद लेते हैं। इसलिए आरक्षण दे देना स्त्री समुदाय की जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति है उसमें गुणात्मक परिवर्तन ले ही आएगी, इस बात का प्रमाण पत्र नहीं हो सकता है। आरक्षण को समस्या के समाधान के हथियार के रूप में लेने की बजाय उसे मुख्य धारा में लेने के उपाय को ही समझना ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा अच्छा ये होगा कि स्त्रियों को वस्तुनिष्ठ तौर पर ऐसी सुविधाएं दे दी जाएं जिनके सहारे से वे अपने व्यक्तित्व का स्वेच्छा से निर्माण कर सकें। उनके स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा और उनकी आजीविका के लिए यदि उन्हें सहायता मिलती है तो फिर वे अपनी सृजनशीलता से क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती हैं। अभी तो उनकी खुद की समस्या ये है कि पुरुष के वर्चस्व के कारण उनके ऊपर एक कृत्रिम सामाजिक व्यक्तित्व आरोपित है। उस व्यक्तित्व से वे अपने आप को बचा ही नहीं सकती। यानी कि स्त्री ने पहन रखा है एक मुखौटा और आवश्यकता है कि वो उस मुखौटे को उतार फेंके। ये समाज ने उसके व्यक्तित्व के ऊपर थोप दिया है, उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे पहनाया गया है और फिर इसी अपने चेहरे को जो मुखौटा है वो स्वाभाविक समझ रही हैं। चीन में लोहे के जूतों को पहना के स्त्री के पाँव को छोटा कर दिया जाता था, उसे ये बताने के लिए कि उसका व्यक्तित्व पुरुष से कम है, बौना है, अधिक नहीं है। तो स्त्री के पाँवों को छोटा कर दिया जाता था लोहे के जूते पहना करके। विश्व के हर समाज में हम देखते हैं कि लोहे के सांचों में ही जकड़ी है स्त्री, चाहे वो दिखने वाले सांचे हैं या ना दिखने वाले हैं। लेकिन इसने स्त्री के व्यक्तित्व को बौना बना दिया है। इस बौनेपन को वो अपना गुण समझने लगी है। इस मानसिकता से मुक्ति की ज़रूरत है। इस मानसिकता से मुक्ति ज़रूरी है, तभी सशक्तिकरण वास्तविक अर्थों में दिखाई देगा। आरक्षण से ज़्यादा ज़रूरी है कि स्त्री अपने इस गढ़े हुए बनावटी व्यक्तित्व से बाहर आ जाए। उसे ऐसा परिवेश देना चाहिए, उसे इस प्रकार की सहायता दी जानी चाहिए जिससे कि उसका उत्थान सहजता से हो सके। महिला सशक्तिकरण अभियान को वास्तविक सार्थकता तभी मिल सकती है